नॉर्मली जब हम लोग बैठते हैं एग्ज़ाम के लिए तो हम उसमें हमेशा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में अपने आप को देखते हैं कि हाँ शायद मैं बनूंगा आईएएस तो मैं इस पोजीशन पर पहुंचूंगा। एसडीएम के पोस्ट पर करीब 1 से 1.5 साल के टेन्योर पे हम लोग पोस्टेड रहते हैं एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट हम लोग चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात हो जाते हैं। सीडीओ के बाद हम लोग ईदर म्युनिसिपल कमिश्नर और एज वीसी डेवलपमेंट अथॉरिटी आप काम करते हैं एंड देन यू बिकम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। वर्क लाइफ बैलेंस आप सीडीओ में एक तरह से थोड़ा मैनेज कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई इमरजेंसी सर्विसेज एज एसडीएम की तरह नहीं होती है, एज डीएम की तरह आपकी नहीं होती हैं। एब्सेंस ऑफ डीएम यू आर दी बेसिकली कार्यवाहक डीएम आप उसमें बन जाते हैं। बहुत सारी स्किल्स आपकी इस टाइम पे डेवलप होती हैं। आप डीएम से तो कंपेयर नहीं कर सकते उन रेसिडेंसेस को, बट डेफिनेटली रिस्पेक्टेबल और एक अच्छा रेसिडेंस आपको इस रूप में मिलता है। एज आईएएस ऑफिसर आपके पास मल्टीपल प्रेशर्स रहते हैं। कौन सा प्रेशर किस तरह का रूप ले ले वो आपके हाथ में नहीं होता और हो भी नहीं सकता आइडियली अगर आप सोचें। आप जब तैयारी करते हैं तो आप सिर्फ पर्क्स को ना देखें, आपको सोशल मीडिया दिखाता है, तमाम चीज़ दिखाता है, वो सिर्फ एक रियलिटी नहीं है। आईएएस की लाइफ में चैलेंजेस खूब सारे आ रहे हैं, प्रेशर्स खूब सारे आ रहे हैं, पर यही तो अपनी पूरी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। नमस्कार, मैं अभिनव गोपाल, मैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर गाज़ियाबाद के रूप में इसमें कार्यरत हूँ और मैं 2020 बैच का आईएएस अधिकारी हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस की जो एक लाइफ होती है और या करियर प्रोग्रेशन होता है, उसमें हम नॉर्मली जब हम लोग बैठते हैं एग्ज़ाम के लिए तो हम उसमें हमेशा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में अपने आप को देखते हैं या उसको हम बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ शायद मैं बनूंगा आईएएस तो मैं इस पोजीशन पर पहुंचूंगा। परंतु डीएम बनने से पहले हमारे कुछ स्टेप्स आप कह सकते हैं स्टेपिंग स्टोन की तरह जो हमारे काम करते हैं इस आईएएस के करियर प्रोग्रेशन में, क्योंकि जब हम लबासना से निकलते हैं ट्रेनिंग करके सेकेंड फ़ेज़ की, तो सेकेंड फ़ेज़ से पहले हमारा प्रोबेशन होता है। जो भी हमें अलॉटेड कार्डर होता है उसमें हम प्रोबेशन के लिए 1 साल के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। मेरे केस में मेरा संभल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मेरी ट्रेनिंग हुई थी और जब फ़ेज़ 2 की ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो जाती है और जब हम दिल्ली का स्टेंट अपना पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद हम एज एसडीएम या यूपी में हम इसको लोकली जॉइंट मजिस्ट्रेट के नाम से बोलते हैं, तो हम उस पोस्ट पर एसडीएम के पोस्ट पर करीब 1 से 1.5 साल के टेन्योर पे हम लोग पोस्टेड रहते हैं एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट हम लोग चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात हो जाते हैं। और यूपी में बेसिकली अगर हम डीएम तक की बात करें तो फिर सीडीओ के बाद हम लोग यहाँ पर एक जो एक टिपिकल आप कह सकते हैं फ़्लो बना हुआ है इस समय, वो म्युनिसिपल कमिश्नर, ईदर म्युनिसिपल कमिश्नर और एज वीसी डेवलपमेंट अथॉरिटी आप काम करते हैं एंड देन यू बिकम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एंड टिपिकली आज के समय में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनने में 9th ईयर तक यहाँ पर यूपी में समय लगता है और इस बीच में हमारी एक तरह से ग्रूमिंग होती है एसडीएम देन सीडीओ देन म्युनिसिपल कमिश्नर और डेवलपमेंट अथॉरिटी की वीसी के रूप में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूँगा तो इस सीडीओ का पद आ जाता है, क्योंकि सीडीओ का पद डायरेक्टली डीएम के अंडर काम करता है। बेसिकली वो एक सीनियर मोस्ट एडीएम के रूप में होता है और रूरल डेवलपमेंट का कोर वर्क वो अपने डिस्ट्रिक्ट में देखता है। तो बेसिकली हम ग्रामीण विकास के सभी आयाम को इसमें देखते हैं, चाहे वो नरेगा के माध्यम से कोई कार्य हो रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या चाहे वो राज्य सरकार की कोई स्कीम हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन को ग्रामीण क्षेत्र में देखने का पूरा काम, मॉनिटर करने का और उसको समय से कंप्लीट कराने का काम जो होता है वो एक मुख्य विकास अधिकारी का होता है।
और इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक डीएम के रूप में ट्रेनिंग ले रहा होता है, क्योंकि एसडीएम में जब आप होते हैं तब आप एसडीएम के रूप में तहसील को देख रहे होते हैं, तो वो एक सब डिस्ट्रिक्ट टाइप का हो जाता है। पर जब आप सीडीओ के रूप में प्रमोट होते हैं तो आप एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं और आप सारे डिपार्टमेंट से आप कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं, क्योंकि आप डीएम के सेकंड इन कमांड होते हैं। तो आप इन हिज एब्सेंस आप ही फेस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, इसीलिए वहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई वी कोऑर्डिनेट विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। वो हमारी जल निगम से हो सकता है, वो हमारा एजुकेशन से हो सकता है, वो हेल्थ से हो सकता है, वो स्पोर्ट्स से हो सकता है। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन भी वो हमारा हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी मूलभूत चीज़ें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा एजुकेशन आता है, तो उसको उस कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट कमेटी को जो को चेयर करना बेसिकली आफ्टर द डीएम वो काम सीडीओ करता है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को, हेल्थ का जब हम बात करते हैं तो उसको भी जो है एज को चेयर वो सीडीओ उसको देखता है। इसके अलावा उसका जो मुख्य काम एक सीडीओ का होता है वो डीआरडीए जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी होती है हमारी, या अथॉरिटी कई जगहों पर होती है, तो उसको उसमें जो हमारे एमपी लैड्स और एमएलए लैड्स के जो फंड्स होते हैं उसका भी इम्प्लीमेंटेशन, उसके विकास कार्यों के बारे में उसको मॉनिटर करना और समय से पूरा कराना और जनप्रतिनिधियों से संवाद करना, ये इसका एज डीआरडीए के सीईओ के रूप में हम लोग उसको सीडीओ में काम करते हैं। इसके अलावा इलेक्शंस में भी सीडीओ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इलेक्शंस में जब पर्सनल मैनेजमेंट, बेसिकली जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके उनको सही समय से ट्रेन कराकर उनके सारी वेलफेयर जो पोलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं उनकी वेलफेयर को देखना भी सीडीओ का एक मुख्य रोल जो होता है इलेक्शन के टाइम पे होता है। इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी में सीडीओ स्वीप नोडल के रूप में भी काम करते हैं, जो एक जो वोटर अवेयरनेस, अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूँ, उस वोटिंग के लिए लोगों को मोटिवेट करना और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो स्वीप एक्टिविटीज़ होती हैं उसके नोडल के रूप में भी सीडीओ जो है वो काम करता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो भी काम डेलीगेट करते हैं टू द सीडीओ एंड स्पेशली रिलेटेड टू डेवलपमेंट वर्क्स, वो सीडीओ के पास आता है। जैसे वो ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट को लेके भी हो सकता है, वो जल जीवन मिशन के मैनेजमेंट को भी लेके हो सकता है। तो इस तरीके से मोर देन 30 डिपार्टमेंट्स बेसिकली दे रिपोर्ट टू द चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एंड थ्रू सीडीओ इट गोज़ टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और अगर मैं कुछ अगर डिपार्टमेंट्स की मैं नाम लेना चाहूँ तो अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में, तो सोशल वेलफेयर के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं वो हमारे ओल्ड एज से संबंधित हो सकते हैं, वो हमारे महिलाओं से संबंधित हो सकते हैं, वो हमारे बच्चों से संबंधित हो सकते हैं, वो हमारे आपके बैकवर्ड कम्युनिटी वेलफेयर से हो सकता है, माइनॉरिटी वेलफेयर से संबंधित हो सकता है। उसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट में जो कुछ चीज़ें हम लोग और भी देखते हैं उसमें आपका एग्रीकल्चर भी हमारा एक बहुत मुख्य रूप से उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसमें प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव करी जा सकती है, उसको हम गाइड करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम सीडीओ के रूप में, अगेन जैसे मैंने कहा कि हम लोग डीएम के सेकंड इन कमांड के रूप में काम करते हैं और इस तरह से एक तरह से ग्रूम होते हैं डीएम के रूप में। तो ये तो खैर मेरा मुख्य जो मैं बताना चाह रहा था आपको, इसमें सीडीओ के जो क्या क्या कार्य होते हैं और उनका क्या काम इन जनरल, मतलब आईएएस की जब इस जर्नी में आप सीडीओ को देखते हैं तो क्या क्या होता है। पर एक बड़ा अच्छा पहलू ये भी होता है, एक पॉजिटिव पहलू मैं कहूँगा एक होता है, एक वो आपका वर्क लाइफ बैलेंस का होता है। वो वर्क लाइफ बैलेंस आप सीडीओ में एक तरह से थोड़ा मैनेज कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई इमरजेंसी सर्विसेज एज एसडीएम की तरह नहीं होती है, एज डीएम की तरह आपकी नहीं होती हैं। इट्स मोर ऑफ अ मॉनिटरिंग वर्क, इट्स मोर ऑफ अ डेवलपमेंटल वर्क जो आप देख रहे होते हैं। और इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा आसान हो जाता है इसमें करना, क्योंकि डीएम में वो चीज़ उतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। जब आपने पहले भी देखा है और कई लोगों को सुना भी है, इसमें कई मेरे सीनियर्स को सुना है आपने कि कितनी मुश्किल हो जाती है लाइफ, स्पेशली एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड एज एसडीएम भी वो उतनी ही डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि डीएम का सारा काम एज इन तहसील लेवल वो आपका एसडीएम करता है। बट सीडीओ के रूप में वो एक आसान रहता है, एक सिंपल आपका रोल, डिफाइंड रोल आपका होता है, जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज ना होने के कारण वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन कर पाते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप सीडीओ हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो ऑब्वियसली देखिए जो यूजुअल पर्क्स आपको मिलते हैं वो तो आपको है कि ऑफिशियल रेसिडेंस आपको मिलता है, ऑफिशियल व्हीकल मिलता है, तमाम तरह के और भी मतलब जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपके
काम करने में, आपको एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में काम करने में वो सारी सर्विसेज जो हैं वो एज CDO भी आपको मिलती हैं। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँ, बिकॉज CDO देखिए एक जो ऐसा डेजिग्नेशन है जो शायद आपको हर डिस्ट्रिक्ट में ना मिले। CDO क्योंकि आपको नॉर्मली उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इस डेजिग्नेशन या टर्मिनोलॉजी का पता चलेगा, लेकिन आप एज CEO ZP चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ज़िला पंचायत, ज़िला परिषद कई जगहों पे कहा जाता है, तो वो उसके रूप में भी काम करता है, जहाँ पे जो ज़िला परिषद की जितनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट कराना, वो काम एज CEO वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में करता है। लेकिन यहाँ पे भी एज CEO ZP डेजिग्नेट होते हैं, परंतु यूपी में वो मोर ऑफ एक सेरेमोनियल पोस्ट हो जाती है, जहाँ पे आप सिर्फ मॉनिटरिंग तक रहते हैं। फाइनेंशियल पावर्स एज सच आपको डेलीगेटेड यहाँ पर नहीं है। अब खैर देखिए, मैं वर्क लाइफ बैलेंस की आपको बात कर रहा था, तो मैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या लाइफ रहती है एक CDO की, एक टिपिकल डे इन लाइफ ऑफ अ CDO क्या होती है। वो नॉर्मली आप सुबह जब आते हैं ऑफिस में तो आपकी जो पब्लिक से इंटरेक्शन होता है, एक पब्लिक से आप मिलने का समय जो एक निर्धारित है यूपी में कि 10 से 12 आपको पब्लिक से मिलना ही मिलना है, तो उसमें स्पेशली जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं वो तमाम तरह की समस्याओं को लेकर आते हैं। वो उनके पंचायत से संबंधित समस्याएं होती हैं नॉर्मली, जो वो कृषि से संबंधित हो सकती हैं, पानी के जमाव से हो सकती हैं, वो रोड से लेकर संबंधित हो सकती हैं, वो तमाम जितने भी आयाम जो एक ग्रामीण विकास के जो मैंने आपको पहले डिस्कस किए थे उनसे संबंधित लोग ज़्यादातर जो शिकायतें आती हैं वो उससे आती हैं। तो करीब 10 से 12 वो समय रहता है। फिर 12 से 2 का समय जो रहता है वो नॉर्मली मैं मीटिंग्स के लिए रखता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मोर देन 30 डिपार्टमेंट्स हमें कोऑर्डिनेट करना होता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। तो तमाम स्कीमों की मॉनिटरिंग हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करनी होती हैं। और जो भी मैंने आपको डिपार्टमेंट्स के नाम लिए थे, इन सब की अपनी अपनी मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं और जो हम लोग नॉर्मली मीटिंग के रूप में देखते हैं। फिर लंच नॉर्मली हम लोग आधे घंटे के लिए ब्रेकआउट करते हैं और उसके बाद भी और जो मीटिंग्स होती हैं, VCs होती हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। पर कुछ दिन हमारे वो, जैसे मेरे लिए मैंने वो वेडनेसडे और फ्राइडे को मैंने कर रखा है कि मैं फील्ड पे भी जाकर इस चीज़ को वेरीफाई करता हूँ। जो भी काम हो रहे हैं या कोई शिकायत होती है तो उसको जाकर ज़मीन पर देखना, या कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको जाकर देखना। तो एक तरह से जब आप नीचे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी लोगों की समस्याएं आपको और बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। एक इस तरह का जो टिपिकल डे आप कह सकते हैं वो हमारा होता है। और वो डिपेंड करता है, और फाइल्स आपकी बहुत आती हैं, बिकॉज जितनी भी फाइल्स आपके DM के पास जाती हैं वो सारी फाइल्स नॉर्मली वो CDO के माध्यम से होते हुए, जितनी मैंने आपको बताया मोर देन 30 डिपार्टमेंट, सारी फाइल थ्रू CDO वो DM के पास जाती हैं। तो CDO इज सपोज टू रीड एंड बेसिकली उनको इंश्योर करना पड़ता है कि कोई भी इसमें त्रुटि ना हो और वो फाइल वर्क बिल्कुल अच्छा हो। इसीलिए फाइल वर्क में भी टेक्स अराउंड 2 to 3 आवर्स। तो वो आप कह सकते हैं कि शाम का समय 6-7 बजे तक वो आपका फाइल वर्क में भी या फील्ड विजिट में वो आपका निकल जाया करता है। तो इस तरह से ये टिपिकल डे आपका CDO रहता है। और जैसा मैंने बताया कि इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है तो यू डोंट हैव टू रन फॉर एनीवेयर और आप इस तरह की, लेकिन अगेन अगर DM ने कोई डेलीगेट किया है यू विल हैव टू वर्क, बट टिपिकली ये चीज़ नहीं होती। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मेंटेन करना आसान होता है एज CDO। बेसिकली ये बताना चाहूँगा, सैटरडे संडे ऑफ नहीं होते हैं। संडे इज़ ऑफिशियल ऑफ, वो तो ऑब्वियसली कि संडे ऑफिस बंद रहता है, परंतु अगेन अगर कोई काम आ जाता है तो वो आपको संडे को भी निपटाना पड़ता है। कोई भी अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल वर्क होना है, कोई कोर्ट का इशू है, तो वो भी हम संडेज़ को नॉर्मली करते हैं। और संडेज़ को नॉर्मली मैं उन चीज़ों के लिए रखता हूँ जिनके लिए मैं नॉर्मली समय नहीं निकाल पाता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई नई पहल करने की कोशिश करते हैं, कोई इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपका जो ऑफिस टाइम है वो थोड़ा कम पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं संडे को रखता हूँ, बट सैटरडेज आर नॉट ऑफ। सेकेंड सैटरडे कहने के लिए ऑफ होता है, बट अगेन वी हैव टू वर्क ऑन दोज डेज ऑल्सो। अगर वो रिक्वायर्ड होता है, वो नॉर्मली होता है। तो ये चीज़ मेरी बेसिकली जो वीक का पूरा एक डेली एंड वीक का जो मैंने आपको एक नज़ारा दिया वो CDO की लाइफ में होता है। जैसे मैंने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस आप थोड़ा मेंटेन यहाँ पर बिल्कुल कर पा रहे हैं और कर पाते हैं अगर आप प्रॉपर्ली इसको मैनेज करें, शेड्यूलिंग इसको करें। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीव्स मिलने में थोड़ी आसानी इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर होती हैं, क्योंकि आपका वर्क जो है डेवलपमेंट का काम है। अगर आप उसको वेल प्लान्ड तरीके से अगर आप अपनी छुट्टियों को देखें तो वो आप एज CDO देख सकते हैं, बट विच इज़ नॉट पॉसिबल एज SDM और DM, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम और इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। और एज मैजिस्ट्रेट आपको वहाँ पर हमेशा तैनात रहना होता है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना होता है। और इवन एज CDO भी, मतलब इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी देयर, बिकॉज ऐसा बताया कि अगर इन एब्सेंस ऑफ DM यू आर दी बेसिकली कार्यवाहक DM आप उसमें बन जाते हैं,
तो उस समय आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको भी पूरे टाइम पर डिस्ट्रिक्ट में रहना है। अगेन प्लान करके अगर आप लीव्स करें तो लीव्स आर ईजियर टू गेट इन एज CDO, एंड दैट इज़ वाई द वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्सो कम्स इन टू द पिक्चर। और इसके अलावा क्योंकि एज CDO जैसे मैंने बताया शुरुआत जो मैंने करी थी कि ग्रूमिंग होती है एज अ DM, तो एज CDO आपको बहुत चीज़ें सिखाती हैं, आपको बहुत सारी स्किल्स आपकी इस टाइम पे डेवलप होती हैं, जिसमें आपकी मेजरली जो मैं कहना चाहूँगा वो होती हैं आपके जनप्रतिनिधियों से संवाद करने की। क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी में सरकार भी इसी इलेक्शन के माध्यम से बनती है, और उस इलेक्शन के माध्यम से चुन के आपके MPs और MLAs आते हैं, और इन्हीं के जो फंड्स होते हैं उनको यूटिलाइजेशन, उनका सही से यूटिलाइजेशन कराना, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना, वो भी एज CDO आपको करना होता है। तो उनसे लगातार संवाद बना रहता है, क्योंकि वो भी विकास के कार्य के लिए लगे हैं और आप भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के फॉर्म में वो काम कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव रूप में आपको हेल्प करना पड़ता है। तो संवाद उनका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उनसे आपके बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए, और उनकी तमाम तरह की जो भी इश्यूज़ वो रेस करते हैं उनको आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल आपको पेशेंटली उसको सुनना होता है, उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करके उसको करने की कोशिश भी करनी पड़ती है, और आप किस तरीके से आपको पोलाइटली सुन के सारी बिल्कुल पेशेंटली सुन के वो आप रिजॉल्व कराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो मैं लेसन कहता हूँ CDO के रूप में आप सीखते हैं। इसके अलावा क्योंकि रूरल एरियाज़ में आप लोग बात कर रहे हैं, तो रूरल एरियाज़ का कि वहाँ के जो लोग आते हैं उनको आपको बड़ा पेशेंटली सुनना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट थिंग्स कभी कभार। हालांकि आज के समय में तो खैर इंटरनेट के समय में काफ़ी बेटर हो गई है कंडीशन, बट तब भी इन कंपैरिजन टू द सिटी और अर्बन एरियाज़ उनकी अवेयरनेस थोड़ी कंपैरेटिवली उतनी कम होती है। पर उनकी बातों को सुनना, क्योंकि उनकी जो समस्याएं होती हैं वो बहुत छोटी आपको लगेंगी, पर वो होती बहुत बड़ी हैं उनके लिए, बिकॉज वो हो सकता है उनके पीने के पानी से संबंधित हो, उनके कुएँ से हो, कोई तालाब से संबंधित हो, या एक छोटे से गड्ढे के ही उनके घर के सामने क्यों ना हो, या उनके सामने की नाली क्यों ना ब्लॉक हो रही हो। ये भले आपको छोटी लगे, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी होती है। तो उनको भी पेशेंटली सुनना, ग्रामीण क्षेत्र को भी देखिए, भारत जो है मेजरली ग्रामीण क्षेत्र में है, यूपी भी मेजरली ग्रामीण क्षेत्र में है। तो जब आप मेजर इश्यूज़ को टैकल करना सीख जाते हैं तो एक तरह से वो ग्रूमिंग आपकी DM के रूप में एज CDO आप कर पाते हैं। ऑब्वियसली जब कोऑर्डिनेशन की बात मैंने आपसे करी थी, तो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको फिर हर तरीके से काम कराना आपको आना चाहिए। उसमें वो कैरेट एंड स्टिक का मेथड भी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको अच्छे काम को सराहना पड़ता है, ख़राब काम को आपको दंडित करना पड़ता है, आपको लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करना पड़ता है। और क्योंकि हर तरह के लोग हमारे सिस्टम में भी हैं, क्योंकि वही सोसाइटी का प्रतिबिंब भी होता है। तो आप कैसे जो हमारे पीछे चलने वाले लोग हैं उनको कैसे इंस्पायर करेंगे, जो आगे चलने वाले लोग हैं उनको और कैसे आप मोटिवेट करेंगे बेहतर करने के लिए, ये प्रोसेस भी आप एज CDO जब आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे होते हैं तो आप ये सीखते हैं। तो मेजरली अगर मैं कहूँ, जो भी चीज़ें एज अ DM आप देखना चाहते हैं, उस सब का ग्रूमिंग आपका एज CDO उनके अंडर, डायरेक्टली अंडर हिज कमांड, हिज और हर कमांड, वो आप एज CDO देखते हैं। खैर, अब जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमेशा दिमाग में रहता है कि बंगलो कैसा होगा, गाड़ी कैसा होगा। और आपने काफ़ी मेरे सीनियर्स को सुना भी है कि DMs के बंगलो थोड़े पैलेशियल होते हैं या थोड़े बड़े होते हैं। और तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि CDO के रूप में भी आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि CDO का जो एक पद है वो आपका इंडिपेंडेंस के बाद का एक पद है, जो बेसिकली एक कॉलोनियल टाइम्स के समय नहीं था। तो ऑब्वियसली उतने पैलेशियल बंगलोज़ आपके नहीं होते हैं, बिकॉज एक कलेक्टर का पद जो उस समय चलता रहता था, तो जो समय के पुराने बंगलोज़ बने हुए थे वो DMs को नॉर्मली वो मिलते हैं और वो उसमें रहते हैं। बट CDOs को नॉर्मली आज के समय के जो बंगलोज़ हैं वो उनको अलॉट होते हैं, जो नॉर्मल आपके सरकारी आवास होते हैं उसके रूप में होते हैं। और उसको आप बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। परंतु अगेन जैसा कहा कि देखिए, पद के हिसाब से होता है, तो आप DM से तो कंपेयर नहीं कर सकते उन रेसिडेंसेस को, बट डेफिनेटली रिस्पेक्टेबल और एक अच्छा रेसिडेंस आपको इस रूप में मिलता है। देखिए, अब क्योंकि काडर एक सिस्टम होता है IAS में, और काडर सिस्टम में हम जब बात करते हैं तो हर काडर की अपनी एक अलग करियर प्रोग्रेशन अलग होता है, अलग एक कहानी होती है, अलग एक फर होता है। जैसे कि हमारा देश ही इतना विविध है, उसी तरीके से अगर मैं कंपैरिजन अगर थोड़ा सा करना चाहूँ, एक हेल्दी कंपैरिजन जो मैं कहता हूँ, कई मेरे जो बैचमेट्स हैं वो कई स्टेट्स में वो DM के रूप में भी इस समय काम कर रहे हैं। और यहाँ पे यूपी में, बिकॉज वी आर अ ह्यूज स्टेट एंड वी आर द बिगेस्ट ब्यूरोक्रेसी अगर हम बात करें यूपी में, वी हैव मोर देन 595 जो हमारे IAS के यहाँ पर पद
यहाँ पर हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर थोड़ा करियर प्रोग्रेशन हमारा थोड़ा सा और ग्रूमिंग करके होता है, जिसमें हम SDM, देन CDO, देन म्यूनिसिपल कमिश्नर एंड देन आप उसको DM के रूप में उसको देखते हैं। बट कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये थोड़ी कट शॉर्ट होती है, जहाँ पे आप SDM या SDO के बाद आप CEO ज़िला परिषद और उसके बाद आप DM के रूप में काम करते हैं। तो उसी तरीके से कई जगहों पर मेरे बैचमेट्स भी DM हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले DM बन गए हैं उनकी या सैलरी ज़्यादा हो जाएगी मुझसे या सैलरी कम हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तो आपका ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के तहत ही हमारा जो पे रूल्स हैं उसके तहत ही हम लोग गाइडेड होते हैं, जिसका एक आपको पर्टिकुलर टाइम नंबर ऑफ़ ईयर्स आप जब कर लेते हैं तो उस हिसाब से आपका सैलरी जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे आफ्टर 4 ईयर्स, देन 9 ईयर्स, देन 13 ईयर्स एंड देन 16 ईयर्स, ऐसे करके हमारा प्रोग्रेशन जो है अलग अलग ग्रेड्स में, पे ग्रेड्स में होता है। तो खैर हम लोगों ने अभी तक जो बात करी वो हमने बात करी है पर्क्स के बारे में, काम के बारे में और तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में। बट चैलेंजेस भी साथ में होते हैं। हर चीज़ की देखिए दोनों साइड्स होते हैं, तो इस पद का भी दूसरा साइड भी होता है। एक जो चैलेंज कहा जाता है वो होता है, क्योंकि आप डेवलपमेंटल वर्क्स को देख रहे होते हैं। तो डेवलपमेंटल वर्क्स एक समय सीमा के उसमें अंतराल में होते हैं, जो कभी कभार या ज़्यादातर केसेस में वो आप कह सकते हैं कि वो अपने जो एक वांछित आपकी स्पीड होती है उससे वो नहीं चल रहे होते हैं। तो उसको जब आप कोशिश करते हैं कि तेज़ कराएं, क्योंकि उसमें कई डिफरेंट तरह की जो कार्यदायी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके भी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर्स बेसिकली विकास के कार्यों में जो कार्य करा रहे होते हैं, तो हर किसी का अपना अपना पेस होता है। कई जगह पे ठेकेदार अच्छा काम कर रहा है, कहीं जगह पे नहीं अच्छा काम कर रहा है, तो वहाँ पर उसको समय से कंप्लीट कराना, उसको लगातार मतलब फॉलो अप करके उसको कराना कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है कि अगर जब सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा होता है, यू हैव टू टेक वेरी हार्श एक्शन या पुनिटिव एक्शन अगेंस्ट देम, तो वो कई बार आपके लिए मेंटली काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग आपके लिए रहता है। और जैसा कि हमने कहा कि देखिए, जब गाज़ियाबाद एक ऐसा शहर है या ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ज़्यादातर अभी अर्बन एरियाज़ की तरफ अर्बन हो चुका है, और रूरल जो क्षेत्र है वो कम हो रहा है, और जो रूरल क्षेत्र है भी वो लगातार एक पेरी अर्बन क्षेत्र के रूप में डेवलप हो रहा है। तो यहाँ का बड़ी यूनिक प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं इन सब केसेस में, और स्पेशली रूरल एरियाज़ में। क्योंकि मैं बहुत गज़ल स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा, परंतु जो रूरल एरियाज़ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कभी कभी आपको लगता है, अगर जैसे मैंने बात कही थी कि आपके लिए छोटी हो सकती हैं, उनके लिए बड़ी होती हैं, तो आपको लगता है कभी कभी कि अरे आप हर जगह यही प्रॉब्लम क्यों है, नाली की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम क्यों है, अच्छा प्रधान के पास पावर दे दी गई है तो वो सारे काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि अभी तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस डेमोक्रेसी है, जो हमारा लगातार हम लोग इम्प्रूव करते आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो उस प्रोसेस में देखिए फ्रस्ट्रेशन काफ़ी होता है उसमें आपको समझाने में, क्योंकि देखिए गाँव का आदमी जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड से काम करता है, तो उसको समझाना, उसको पोलाइटली समझाना, तो वो एक बड़ा टास्क होता है। मतलब एक परसुएंस, कैसे आप परसुएड करेंगे एक ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशन को, वो एक टास्क होता है। क्योंकि मान लीजिए किसान है, मैं कोई एग्जांपल में कोट करना चाहूँगा कि किसान है जो बहुत सालों से मतलब अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोट करूँ तो गन्ना करते आ रहा है, लेकिन पानी का स्तर तो लगातार कम हो रहा है और लैंड की कमी आ रही है और गन्ने की प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो आप ऐसे आदमी को कैसे परसुएड करोगे कि वो गन्ना छोड़कर किसी और लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप के ऊपर आए, जो कि वो इतने सालों से, इतने पीढ़ी दर पीढ़ी से करता आ रहा है। तो ये परसुएशन इज़ वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली इन रूरल डेवलपमेंट एरियाज़। और डेवलपमेंटल वर्क्स जो मैंने आपको बताए, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस फिर आप जो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू इंटरैक्ट विद द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो भी आपको कई बार हर तरह की क्योंकि डिमांड्स कई बार आती हैं, बिकॉज वो भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे होते हैं, उनकी भी तमाम लोग उनके पास आशाओं के साथ आते हैं, तो वो भी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप उसको कैसे टैक्टफुली टैकल करते हो, उसको कैसे पोलाइटली आप उनको बताते हो जो चीज़ें हो सकती हैं, जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो उनको आपको कैसे बताना है, कैसे उनको बाकायदा आपको उनको लॉ के बारे में, रूल्स के बारे में उनको अवेयर करना है, तमाम जो स्कीमें आ रही हैं उनके बारे में उनको अवेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभार्थी हैं उन तक वो पहुँचाना है, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं। प्लस आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया है, तो मीडिया और सोशल मीडिया जो है हर समय आपके ऊपर नज़र होती है। तो यू हैव टू बी यू हैव टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर, यू हैव टू बी इन दैट काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड की आपको लगातार सजग रहना है, ठीक तरीके से आपको बिहेव करना है, आपको सही तरीके से बात करना है। ये सारी चीज़ें भी आपको
ध्यान देनी होती हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब इंटरव्यू आप पर्सनालिटी टेस्ट देने जाते हैं CSE का, तो यही सब चीज़ें आपकी टेस्ट होती हैं कि आप इन चैलेंजेस को कैसे टैकल करोगे, जो चैलेंजेस मैंने आपको भी एज CDO बताए। तो देखिए, अब जब बात आती है कि जब आप क्योंकि तैयारी कर रहे होते हैं तो बात हमेशा ट्रांसफ़र्स और पॉलिटिकल प्रेशर, इवन एथिक्स के भी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें तमाम इस तरह के सवाल आते हैं। तो CDO के पद पे भी देखिए इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर्स और तमाम चीज़ें आती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जनप्रतिनिधि से आप लगातार संवाद में रहते हैं और पब्लिक उनके पास आती है, तो हर तरह की डिमांड्स आती हैं। देखिए, वो एलिजिबल भी हो सकती हैं, वो इनएलिजिबल भी हो सकती हैं, वो जायज़ भी हो सकती हैं और नाजायज़ भी हो सकती हैं। तो उस तरह की भी हमारी डिमांड्स आती हैं, तो उसको आपको पोलाइटली मना करना आना चाहिए और पोलाइटली आपको मना करना पड़ता है। और कई बार क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर भी रहता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, तो वो भी प्रेशर कोशिश करते हैं कि भाई जितनी जल्दी हमारा काम हो सके। क्या इस तरह कोई गलत काम है तो गलत काम को आप पोलाइटली मना कर सकते हैं। परंतु देखिए, जब ट्रांसफ़र्स की बात आती है तो ट्रांसफ़र्स तो कई तरह के फैक्टर के कारण हो सकता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता। वो हो सकता है आप 3 साल एक जगह रुक जाएं और एक जगह आप 2 महीने से ज़्यादा भी ना रुकें। कई लोग 1 साल में ही 4 ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, बिकॉज एज IAS ऑफिसर आपके पास मल्टीपल प्रेशर्स रहते हैं। आप हर तरह के तमगे के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और आपको तरह तरह की जो हैं डिमांड्स आती हैं, तरह तरह की आपको प्रेशर्स आते हैं। तो वो कौन सा प्रेशर किस तरह का रूप ले ले, वो आपके हाथ में नहीं होता और वो हो भी नहीं सकता आइडियली, अगर आप सोचें, क्योंकि आप पब्लिक फिगर के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो ट्रांसफर्स अगेन और पब्लिक और जो पॉलिटिकल प्रेशर और तमाम तरह के प्रेशर्स हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं और उसको आप कैसे टैकल करते हैं बिना मेंटली डिस्टर्ब हुए और पोलाइटली मना करके या विद लीगल तरीके से या स्मार्टली आप कैसे टैकल करते हैं, वो सारी चीज़ें उन सब पे भी डिपेंड करता है कि आपके इन प्रेशर्स और ट्रांसफर्स के ऊपर। तो CDO के रूप में क्योंकि डेवलपमेंटल वर्क्स हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, बहुत अच्छे काम करने के, इनोवेटिव काम करने के, जो आप हमेशा सोचते हैं एज एस्पिरेंट कि मैं जाके इस फील्ड में काम करूँगा, मैं इस फील्ड में काम करूँगा। तो आई थिंक CDO से बेहतर आपके पास मौका नहीं होता है जब आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने जो स्पेसिफिक चूज़ किया था फील्ड की मैं इसमें ज़रूर काम करना चाहूँगा, वो वाटर कंजर्वेशन था। वाटर कंजर्वेशन में यहाँ पे जैसे तालाब का जो है काफ़ी ख़राब स्थिति में तालाब हमारे जो रूरल क्षेत्र के हैं वो हैं, तो उनको हम लोग रिवाइव करने का बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा, रिवाइव कैसे करते हैं? नॉर्मली अगर आप जाएंगे तो वो आप नरेगा के थ्रू आप करते हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में, बट यहाँ पे क्योंकि नरेगा का बजट नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर डेली वेजेस आर मच हायर देन नरेगा के रेट्स। तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द CSR, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द कंपनीज विच आर एक्सट्रैक्टिंग दी ग्राउंड वाटर, और उनके हेल्प से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइवल कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे स्ट्रीमलाइन हम लोगों ने किया, और वी हेल्प्ड दी कंपनीज टू गेट इन कनेक्ट विद दी ग्राम पंचायत्स एंड दी प्रधान सो दैट दे कैन टेक अप दी वर्क। और हमने एक मॉडल एस्टिमेट, मॉडल अग्रीमेंट इन सबको बनाते हुए एक पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हुए अब हम वी हैव मेड मोर देन 180 पॉइंट्स हम लोग इस समय क्रॉस कर चुके हैं, इन विच दिस ईयर इटसेल्फ वी मेड मोर देन 100 पॉइंट्स जो हम लोगों ने इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग बना रहे हैं। दिस इज़ वन थिंग विच यू कैन वर्क अपॉन, एंड दिस is not an easy task, because you have to interact with the companies, you have to convince them to work in this space, and then you have to go and convince the the gram pradhans that कि okay the company will be coming and working on this matter। फिर आपको किस चीज़ पे काम कराना है, वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी हो सकता है क्योंकि ग्रे वाटर भी इसमें आता है, गोबर का पानी भी इसी में आता है, इवन जो प्लास्टिक्स हैं, जो आपके रैपर्स हैं, वो भी उन्हीं तालाबों में आते हैं, तो उनको आप कैसे रोकेंगे, तो साइंटिफिक सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है। वो सारी चीज़ों को कवर करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए इसको एक वृहद स्तर पे ले जाना, ये आप चीज़ वाटर कंजर्वेशन को जो मैंने एज CDO किया, आप जिस फील्ड में भी काम करना चाहते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर विलेज पे भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे हम वी आर मेकिंग वन विलेज ऑफ गाज़ियाबाद एज फुली नेट ज़ीरो, फुली सोलराइज विलेज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। अगेन दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द पब्लिक, उनको कन्विंस करना कि PM सूर्य घर योजना में आपको अप्लाई करना है, उस एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा ईज आउट करना, बिजली विभाग से कोऑर्डिनेट करके उस प्रोसेस को जल्दी कराना। तो ये सारी चीज़ें कराकर उस प्रोजेक्ट को भी टेकअप हमने करते करते लाइक 4-5 मंथ्स में उस पर भी हम एक बहुत अच्छी स्टेज में अब पहुंच चुके हैं। तो इस तरह के काम जो इनोवेटिव कार्य हैं जो आप CDO के रूप में आप डेफिनेटली कर सकते हैं। देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ विच कैन वर्क एज CDO जब आप एज CDO यहाँ पर करते हैं। और जब हम लोग CDO की बात कर ही रहे हैं, और क्योंकि CDO इज़ अ लेस नोन पोजीशन, जो हम जब
तैयारी कर रहे होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, तो सीडीओ हमने नहीं सुना होता है, या सीडीओ या सीईओ जेडपी हम लोग ने कम सुना होता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि एक तरह का ये ट्रांजिशनरी रोल, अगर मैं बहुत क्रूड भाषा में कहूँ, वो एसडीएम के बाद फिर डीएम के बीच का एक ट्रांजिशनरी रोल होता है। और इस ट्रांजिशन के रोल में ही क्योंकि आईएएस की ज़िंदगी क्यों इतनी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इन ट्रांजिशनों के कारण, क्योंकि एज एसडीएम आप रेवेन्यू वर्क, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्क, तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर आप ज़िले लेवल पे, सीडीओ के लेवल पे आगे आप डेवलपमेंटल वर्क की तरफ देखने लगते हैं। जो इनोवेशन आप करना चाहते हैं उसके लिए आप समय निकाल पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं। चैलेंजेस अलग तरह के होते हैं जो एसडीएम से अलग हो जाते हैं। फिर आप जब डीएम बनते हैं तो डीएम में वो स्केल अप, सारी चीज़ें स्केल अप हो जाती हैं। मतलब इट इज़ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग विच यू हैव लर्नड इन योर एसडीएम, विच यू हैव लर्नड इन सीडीओ, विच यू हैव लर्नड इन एज म्युनिसिपल कमिश्नर, एज डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन। आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हो फिर एज डीएम बनते हैं, बिकॉज डीएम इज़ द स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एपिटोम पे पहुंचती हैं डीएम। इसीलिए दैट इज़ वाई एंड दैट्स परहैप्स द रीज़न कि आप डीएम इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोजीशन एज फार एज आईएएस इज़ कंसर्न। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंडीशंस, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ होंगी, डिफरेंट पर्क्स होंगे, चैलेंजेस अलग तरह के होंगे, और इसी प्रोसेस में आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी कभी अच्छा होगा, कभी बिगड़ेगा, कभी बेहतर होगा। चैलेंजेस कभी आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे, कभी कंपैरेटिवली कम होंगे। कहीं पे आपको मॉनिटरिंग का काम ज़्यादा करना पड़ेगा, कहीं पे आपको प्यूनिटिव कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, कहीं पे कलेक्शन का काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आईएएस की जो एक करियर होती है वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन द वे कि आपको डिफरेंट फील्ड्स में काम करने का मौका मिलता है, एंड यू कैन एक्चुअली चूज़ टू वर्क इन विच एवर फील्ड यू वांट टू, जिसमें आप इम्पैक्ट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब तैयारी करते हैं तो आप सिर्फ पर्क्स को ना देखें, सिर्फ आप जो बाहर का जो एक आपको सोशल मीडिया दिखाता है, तमाम चीज़ दिखाता है, वो सिर्फ एक रियलिटी नहीं है। आईएएस की लाइफ में कई पड़ाव होते हैं, और इन कई पड़ावों में आपको कभी कभार आपको लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी कभार आपको बहुत डाउन फील होगा कि शायद कई काम आपके नहीं हो पा रहे हैं, चैलेंजेस खूब सारे आ रहे हैं, प्रेशर्स खूब सारे आ रहे हैं। पर यही तो इस पूरे आईएएस के करियर की, और आईएएस की जो एक मैं कहूँगा कि द स्वीट स्पॉट जो आप कहेंगे हमारा होता है, जो इतने डिफरेंट एरियाज़ में आप काम करते हैं, इतने डिफरेंट चैलेंजेस एक अपनी पूरी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं, एंड दैट्स हाउ द आईएएस इज़। मतलब इट हैज़ एवरीथिंग, इट हैज़ हाइज एंड लोज, इट हैज़ good work-life balance sometime, it has bad work-life balance sometimes you have less political pressure, more political pressure. So it's a kind of life only जो हम लोग life in general देखते हैं, जो sinusoidal wave की तरह ऊपर नीचे जाती है। Wishing all the aspirants all the best, और मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें इसमें सीखने को मिली होंगी, और आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि पर्सनालिटी टेस्ट में क्यों वो किसी तरह की स्किल्स को ढूंढते हैं, या जो हमारे टेबल की दूसरी साइड लोग जो बैठे होते हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप कोलैबोरेट करके, जितने भी पोजीशंस आईएएस की जो आप बाकी मेरे सीनियर्स ने आपको शेयर भी किया हुआ है, तो उसको आप पूरा एक क्यूमुलेटिव तरीके से उसको एनालाइज करके आप देख सकते हैं क्या क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, और उसी को आप लोग प्रैक्टिस करके, आत्मसात करते हुए इस पूरे सिविल सर्विसेज की परीक्षा के प्रोसेस को एंजॉय करते हुए इस सर्विस में एंटर करें। थैंक यू सो मच।